नहीं नहीं, जब तक आपके जीवात्मा जो, जब तक उसकी अनुकूलता रहती है, जब तक उसका सेवा सत्कार करोगे, जैसे अतिथि है, तो अतिथि की जब तक सेवा सत्कार करते हो तब तक वो घर में रहता है। अब जिस दिन देख लेता है कि हमारा अपमान होने लगा, मेरा सेवा सत्कार नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करता है वो चला जाता है छोड़ करके। ठीक है, उसी तरह से जीवात्मा है। जीवात्मा भी क्या करती है, जब आप उसके अनुसार कार्य नहीं करते हो। जीवात्मा इसलिए आती है शरीर में कि आप जो है उसको मुक्त कर सको। और जब देखती है जीवात्मा कि यह मुझे मुक्त करने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है, तो फिर शरीर से वो निकल जाती है। ठीक है, जीवात्मा का ऐसा है, जीवात्मा का आपसे स्नेह नहीं है, आपके रूप से, आपके अंग से, आपके शरीर से कोई स्नेह नहीं है जीवात्मा का। वह तो आप कितना भी सुंदर हो, रूपवान हो, उसका कोई संबंध नहीं है इस शरीर से। वह तभी तक आपके बीच रहती है जब तक आप उसके अनुकूल कार्य कर रहे हो। जीवात्मा का के अनुकूल कार्य क्या क्या है? भोग। बोलिए। जीवात्मा के अनुकूल हमें लगता है कि जीवात्मा के अनुकूल कार्य भोग है, परंतु जीवात्मा के अनुकूल कार्य भोग नहीं है। क्या है? जीवात्मा के अनुकूल कार्य जो है मुक्ति की ओर अग्रसर होना। ज्ञान उसका क्या है? जीवात्मा का ज्ञान क्या है? भोजन है। क्या है? जीवात्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। अगर आप जीवात्मा को भोजन ज्ञान नहीं देते हो, तब तक जीवात्मा इस शरीर को पकड़ी रहेगी। और जब उसके हाँ, भोजन भोजन, तो भोजन है जीवात्मा का। भोजन क्या है? ज्ञान। इसलिए ज्ञान दिया करो जीवात्मा को। शरीर को तो भोजन दे देते हो, शरीर को तो उसकी आवश्यकता पूर्ति कर देते हो आप खाने के रूप में, अन्य वस्तुओं को दे करके, परंतु आप उसको भोजन नहीं देते हो, उसको ज्ञान नहीं देते। अब आप लोगों के शरीर में जीवात्मा कुछ समय के लिए ठहर सकती है। ठीक है, जीवात्मा आप लोगों के समय में शरीर में कुछ दिनों तक रुक सकती है, और ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि जीवात्मा को शरीर में रखोगे कि नहीं रखोगे। और वह जीवात्मा आपके वश में हो जाती है। जीवात्मा स्वतः को जान जाती है, फिर वह जीवात्मा जैसे ज्ञान को देने लगते हो, वैसे वैसे जो है जीवात्मा आपके शरीर में स्थान बनाती चली जाती है और ज्ञान का अनुभव लेने लगती है। जैसे राजा जनक के साथ हुआ था। राजा जनक बहुत पहले मुक्त हो चुके थे। ठीक है, याज्ञवल्क्य आदि ऋषि कहते थे कि जनक तुम क्यों इस शरीर में पड़े हुए हो? तो बोले कि शरीर तो मुझे स्थान दे रही है, शरीर तो मेरे लिए सहायक हो रही है। बार बार याज्ञवल्क्य आदि ऋषि उनको कहा करते थे कि राजा जनक तुम तो मुक्त हो चुके हो, फिर शरीर में क्यों बने हुए हो? तो राजा जनक ये कई बात किया कहा करते थे कि जैसे चाक घुमा करके छोड़ देने के बाद घूमता रहता है ना, उसी तरह से मैं उस भ्रमर घुमरी को घूम रहा हूं। मेरे लिए कुछ कम कर्म करना बचा नहीं है। राजा जनक एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके लिए कोई कर्म करना बाकी ही नहीं था, फिर भी वह संसार में थे और इस तरह से सीता का विवाह किए, अपने भाइयों की पुत्रियों का विवाह किए, है ना, और राज्य को इतना अच्छी तरह से संभालते थे, बार बार ज्ञान की चर्चा किया करते थे। ठीक है, तो ये अष्टावक्र गीता मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए कहा था, भूल गया था। अष्टावक्र गीता में राजा जनक और याज्ञवल्क्य का बहुत, अष्टावक्र का और राजा जनक का बहुत बड़ा संवाद है। उसके जैसा ज्ञान तो है ही नहीं है। उसके जैसा गीता तो आप जो पढ़ते हो ना, वो भी नहीं है। उसके आगे मात्र 10% है। अष्टावक्र गीता के आगे जो आप लोग गीता पढ़ते हो, उसके आगे, उस ज्ञान के आगे मात्र 10% है वो। मतलब 90% ज्ञान उसमें है, 10% ज्ञान भगवत गीता में। अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है वो अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता जी, हाँ, वो उसे पढ़ाना था, तो उसको करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे और बहुत
बहुत महत्वपूर्ण वो गीता है, उसको तो एक एक सूत्र पे एक एक दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जीवन का बहुत अभिन्न विषय है वो। अब जो उसको जान लेता है वो राजा जनक जैसा हो जाता है, विदेह मुक्त हो जाता है, उसका जीवन विदेह की तरफ जाने अग्रसर होने लगता है। वह जीते जी जो है, अच्छा आपने रखा है, बहुत बढ़िया। तो अष्टावक्र, हाँ हाँ, अष्टावक्र गीता, अब वो आपको बता देंगे। तो अष्टावक्र गीता जो है बहुत महत्वपूर्ण गीता है, उसकी चर्चा करेंगे हम, एक बार पढ़ाएंगे उसको। अभी देखते हैं, उसी नंबर तो उसी का था, परंतु बीच में अब देखते हैं, ये सब होने के बाद जो है अष्टावक्र गीता ही लेंगे, क्योंकि उसके मनुस्मृति बहुत लंबा विषय हो जाएगा, फिर बीच में कोई घुस ही नहीं पाएगा उसके। तो इसीलिए जो है अष्टावक्र गीता को देखें, क्योंकि अष्टावक्र गीता अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग विषय है ना कि आप लोग उसको छोड़ नहीं पाओगे। जैसे उपनिषद में इतना इंटरेस्ट आता है, उससे उसी तरह उसमें भी आता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि उसके बाद कहते हैं कि ज्ञान दान के लिए अपने आप को समझाने वाला है, वह मानव शरीर में रहता हुआ ऋतु मतलब प्राकृतिक नियमों का पालन करने वाला है, आकाश गुहा में, जलों में मतलब जल में, पंचमहाभूतों में रहने वाला है, वह देह मतलब श्रेष्ठ जन्म को पाता है, वर देह से ऋत देह से देह में जाता है। ऋत देह का अभिप्राय है नियम अनुसार कार्य करने वाला देह। वह पृथ्वी और पहाड़ों पर रहता हुआ भी महान ऋतुओं का जीवन व्यतीत करता है। तो देखिए, ये तो इस सूत्र का अर्थ था। अब इसकी व्याख्या में यह है कि जो मनुष्य इस संसार में ऐसे रह करके, निर्लिप्त रह करके जीवन को व्यतीत, निर्लिप्त मतलब क्या, निर्लिप्त का मतलब क्या बताइए? निर्लिप्त का अर्थ क्या होता है? जिसमें आप लिप्त ना हो, आसक्त ना हो। आप शरीर में रह करके भी शरीर में निर्लिप्त नहीं होते हैं, ठीक है? आप किसी के संग रह करके भी उसके साथ संग नहीं बनता है, आपका निर्लिप्तता नहीं बनती है, आसक्ति नहीं बनती है, लगाव नहीं बनता है, फुल अटैचमेंट नहीं होता है, ठीक है? जीवन में फुल अटैचमेंट बड़ा खतरनाक होता है, और हर कोई चाहता है कि मेरा फुल अटैचमेंट हो जाए किसी से। इससे बच के रहिए, बड़ा खतरनाक है ये। फुल अटैचमेंट बना लेना बड़ा आसान है, परंतु अटैचमेंट के साथ जुड़ने के लिए या तो आपको उसकी वृत्तियों को अपनाना पड़ेगा, या वह आपके वृत्ति को अपना ले। अटैचमेंट क्यों एकदम गहरा हो जाता है, पता है क्यों? बताइए, आप लोग अनुभवी व्यक्ति हैं, किसी से अटैचमेंट क्यों गहरा हो जाता है? बताइए बताइए, सब आप लोग अनुभवी आदमी हो, और हर व्यक्ति, हाँ प्रेम तो है ही है, और भी कुछ है, बच्चे से भी तो हो जाता है, मोह से। विचार क्या, कैसा विचार, कुछ उसको व्यक्त तो करिए। प्रेम बोला, प्रेम से, फिर बोला आपने मोह से, तो किस तरह का मोह, किस तरह का प्रेम, किस तरह का विचार? हाँ, अनुकूल, आपके अनुकूल और उसके, हाँ कौन बोला? स्वार्थ, हाँ हाँ, स्वार्थ रहता है, स्वार्थ रहता है। स्वार्थ जब तक पूर्ति होता है, और हमेशा पूर्ति रहता है, ये मोह के साथ, विचार के साथ, प्रेम के साथ उसके क्या होता है, एक दूसरे के साथ विचार भी मिलते हैं, और एक दूसरे के विचारों से एक दूसरे की पूर्ति होती है, ठीक है? तभी तक अटैचमेंट, फुल अटैचमेंट बना रहता है। ये अनुभव की बात है, करिएगा आप लोग, ठीक है? इसका प्रयोग करिएगा। आप किसी के साथ, घर में कोई भी व्यक्ति है,
आप जिसके साथ रहते हो, बच्चों के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ, पति के साथ, सास ससुर के साथ, माँ के साथ, जिसके साथ आप रहते हो, भाई बहन के साथ, जिसके साथ रहते हो, देखना एक फुल अटैचमेंट हो जाता है। क्यों होता है? उसकी गहराई में उतरने की कोशिश करना, इसका प्रयोग करना आप लोग, ये प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ये जो निर्लिप्तता की बात आती है ना, जो निर्लिप्तता को तभी आप समझ पाओगे जब फुल अटैचमेंट को समझ जाओगे। आसक्ति, पूर्ण आसक्ति जिसको कहते हैं। जब तक आप आसक्ति को नहीं समझ पाओगे ना, जब तक आप लगाव को नहीं समझ पाओगे, फुल अटैचमेंट को नहीं समझ पाओगे, तब तक आप निर्लिप्त नहीं हो पाओगे। अब एक बात और भी है कि जब आसक्ति को समझना, तो आसक्ति में लीन मत हो जाना आप लोग, ठीक है? आसक्ति के किनारे खड़े होकर के आसक्ति को देखना आप लोग, ठीक है? आसक्ति के किनारे खड़े होकर के आसक्ति को देखने की कोशिश करना, आसक्ति में लिप्त मत होना, ठीक है? नहीं तो आपको भी अब पकड़ लेता है, वो चुंबक है वो, ठीक है? आपको पता ही नहीं चलेगा आपके अंदर कब आसक्ति हो गई किसके प्रति। और बड़े बड़े लोग, धुरंधर लोग इसमें फंस जाते हैं। मैं बताऊं आपको, मैं बातें कर रहा हूं, मैं भी, मेरे अंदर कब वो आसक्त भाव उत्पन्न हो जाएगा कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जब तक ये तब तक ये चीज नहीं पूरा होता है, जब तक कि व्यक्ति या आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर लेता है या ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक वह किसी भी अटैचमेंट में वह फंस सकता है, ठीक है? हाँ, अगर दृष्टा है वो, तो तब तक नहीं, तो नहीं फंसेगा वो। मैं इसीलिए कहा कि किनारे खड़े होकर के अटैचमेंट के देखो, ठीक है? आप किनारे खड़े हो जाओ, देखो अटैचमेंट कितना गहरा है और क्यों है, हम क्यों अटैचमेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मोह है और उसमें स्वार्थ की पूर्ति है। दुख इसीलिए होता है कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति समाप्त हो जाती है। एक व्यक्ति के घर कोई मरा हुआ था, तो मैं वहां गया हुआ था, तो मैंने कहा क्यों रो रहे हो? तो जानते हैं रोते हुए क्या बोला वो? खूब मुंह खोल के रो रहा था, और वह व्यक्ति यह कह रहा था कि अब हमें भोजन कौन देगा, हमें पैसा कौन देगा, हमें गाड़ी कौन देगा, ऐसे कह के रो रहा था। तो इससे क्या भाव निकला? स्वार्थ निकला ना, स्वार्थ। तो समझ में आ गई बातें? आसक्ति के आती तो है, जाती तब है जब उसकी जाती है। आसक्ति जाती है, आती बहुत है। आसक्ति एक के पास नहीं रहती है, एक जगह पे स्थिर रहने वाली नहीं है। आज आपकी आसक्ति किसी से हो गई, कल दूसरे से होगी, क्योंकि आपकी स्वार्थ की पूर्ति तो करनी पड़ेगी। आसक्ति किसी से, एक व्यक्ति से जुड़ के नहीं रहती है। नोट कर लेना, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये, गीता का विषय है कि आसक्ति जो है किसी एक विषय से नहीं होती, एक व्यक्ति या विशेष से नहीं होता है। ध्यान रखना, आसक्ति इतनी स्वार्थी है, इतनी स्वार्थी है कि वह आपसे इतना अटैचमेंट कर लेगी कि लगेगा कि आपके बिना वो जी नहीं पाएगी। परंतु आसक्ति जैसे ही आपका कुछ हो जाता है ना, आप उसके लिए अयोग्य हो जाते हो, वो दूसरे को पकड़ लेगा वो, ठीक है? वो दूसरे के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लेगा। आसक्ति ऐसी है। आसक्ति जो है हर समय जो है किसी दूसरे को ढूंढने की कोशिश करती है, और जहां उसका स्वार्थ पूरा होता है उसके साथ अपना संबंध जोड़ लेती है वो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जीवन से संबंधित ये बातें हैं, ये आप लोगों के जीवन में काम आने वाली बातें हैं। ये वास्तविक बात यही है जिसको आप लोग जीवन में जियोगे। ये वही बातें हैं जिनको आप अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़ोगे, जिन पे आगे संघर्ष है, जिस पे आपको लड़ना है, जिनसे आपको निकलना है। और आसक्ति जो है, मैंने कहा कि वह एक व्यक्ति को छोड़ करके दूसरे व्यक्ति की तरफ दौड़ लगाती है, तो एक काम और करती है वो। पता है क्या करती है? वह जब तक आपका पूरी तरह से शोषण नहीं कर लेती है, जब तक आपके शरीर का और आपका जब तक नाश नहीं कर लेती है, तब तक वह आपको नहीं छोड़ती है।
आपको लगता है कि आप किसी का शोषण कर रहे हो, आपको उससे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, परंतु उससे पहले जो है आसक्ति जो है पहले आपको नष्ट कर देती है। ठीक है। आसक्ति जो क्या करती है, आसक्ति व्यक्ति का नाश सबसे पहले करती है। और व्यक्ति को लगता है कि उसको किसी बीमारी से उसकी मृत्यु हो रही है, किसी रोग से उसकी मृत्यु हो रही है। ठीक है। परंतु उसको रोग से नहीं होती है, बीमारी से नहीं होती, वो स्वयं से मरता है। आसक्ति उसे खोखला करती चली जाती है। ठीक है। और इसमें इतना लिप्त होता चला जाता है, इतना लिप्त होता चला जाता है कि वो छोड़े नहीं छोड़ता है। और जब मरता है ना, देखिए अब उसका अंत कैसे होता है, सुन लीजिए, आसक्ति का अंत कैसे होता है। जब जब मान लीजिए कि आपको आसक्ति ने पकड़ लिया, जब आप मरते हुए जब शेष सैया पे, अंतिम सैया पे लेटे रहते हो ना, तो उस समय भी यही चिल्लाते हो और उस समय भी यही कहते हो कि मुझे ये दिलवा दो, मुझे ये खाना है, मुझे ये चाहिए, मैं ये काम नहीं कर पाया, मेरा काम पूरा करना। हाथ में हाथ रख कर कहता है बच्चों का, परिवार का, कि तुम इसका देखभाल करना, मैं नहीं कर पाया हूँ। और वो जो नहीं कर पाता है उसके लिए रोता है, वो उसके आंसू आते हैं अंतिम समय पे। आसक्ति ऐसा मकड़ जाल है, ऐसा केकड़ा है, ऐसे पकड़ती है कि मृत्यु के द्वार पे आप जाते हो ना, वहां पे भी नहीं छोड़ती आप। ठीक है। इसीलिए आसक्ति निर्लिप्त भाव कहा कि जीवात्मा को कैसे मनुष्य को इस संसार में, जीवात्मा को इस संसार में एक निर्लिप्तता के साथ रहना चाहिए, निर्लिप्त नहीं होना चाहिए। जैसे कैसे कमल के फूल पे या कमल के पत्ते पे पानी जैसे नहीं ठहरता है, उसी तरह से कमल के पत्ते पे, अरवी के पत्ते पे पानी रुका हुआ देखते हैं क्या? अरवी के पत्ते पे भी पानी नहीं रोक पाओगे आप, उस पे भी देखना पानी रहता तो है, निर्लिप्त रहता है। अरवी के पत्ते को कभी पानी भिगो ही नहीं पाता है। या कमल के पत्ते को देख लेना, कमल के पत्ते को भी पानी नहीं भिगो पाता है, उसमें पानी ठहरता नहीं है। जीवन ऐसा होना चाहिए। आसक्ति का मतलब ये है। ठीक है। पहले तो लोग, पता है, पहले लोग कमल के पत्ते पे भोजन किया करते थे। ठीक है। अभी कहीं कहीं पे भारत में कमल के पत्ते पे भोजन लोग करते हैं। बिहार क्षेत्र में जो जहाँ पे ये मखाना होता है ना, जहाँ से मखाना आता है ना, मखाना जो आप लोग खाते हो, वहाँ के लोग आज भी उसी के पत्ते पे खा भोजन कभी कहीं कहीं पे करते हैं। कहीं कहीं शादियों पे भी जो है कमल के पत्ते बहुत ज़्यादा जहाँ होता है वहाँ पे लोग भोजन करते हैं। साउथ में जैसे केले पे करते हैं। आप सुन लीजिए। हाँ, हर जगह के जहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा बहुतायत मात्रा में होता है वो चीज़ वहाँ पे, इसी को स्वदेशी कहते हैं। देखिए स्वदेशी किसको कहते हैं? जो स्वयं देश का, जो 18 किलोमीटर 25 किलोमीटर के रेंज में जो चीज़ मिलती है। ठीक है। 18 से 25 किलोमीटर के रेंज में जो वस्तु मिलती है उसी को स्वदेशी कहते हैं। इससे ज़्यादा अगर दूरी बन गई ना तो वह स्वदेशी नहीं होती है। एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, भोजन कैसे कौन सा करना चाहिए, कौन फायदा करेगा ज़्यादा? आहार आपका कितने दूरी में होना चाहिए? आहार जो है आपका 25 किलोमीटर रेंज में जो आहार उत्पन्न होता है, यदि आप उसको खाना शुरू कर दो तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। यदि 25 किलोमीटर के रेंज में जो चीज मिलती है उस चीज को खाना शुरू कर दो। ठीक है। ये आयुर्वेद का नियम है। और तो चावल खाइए ना, असम के लोग चावल ही खाते हैं।
तो अपनी अपनी व्यक्तिगत बात है। तो क्या करना चाहिए, महात्मा गांधी ने इस बात का बहुत बड़ा प्रयोग किया था वर्धा में। ठीक है, वर्धा में उन्होंने आयुर्वेद के किसी आचार्य से उन्होंने मिला था और उन्होंने ये जाना था कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो उस आचार्य ने महात्मा गांधी को कहा था कि जो 18 से 25 किलोमीटर की रेंज में जो पैदा होता है आप उसी को खाओ, कभी आपको कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी। और महात्मा गांधी ने इसका बड़ा प्रयोग किया। सबसे अधिक अगर कोई स्वदेशी का प्रयोग किया था तो महात्मा गांधी, उसके बाद राजीव भाई आए, राजीव दीक्षित ने किया। जो जहां पे जो चीज पैदा होती है उसको प्रश्रय ज्यादा दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र में 25 किलोमीटर के रेंज में जो पैदा होता है उसको खाना शुरू कर दो आप, देखना आप कभी रोगी नहीं होगे, कोई भी बीमारी नहीं होगी। ठीक है, ये स्वस्थ होने का एक पहला सूत्र है आयुर्वेद का, परंतु कोई कहाँ कर पाता है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ नहीं मिलती हैं, वहाँ मिलती हैं। परंतु एक चीज ये देखा गया कि अगर ये नहीं मिलता है तो राज्य में देखो, राज्य में नहीं मिलता है तो दूसरे राज्य में देखो, दूसरे राज्य में नहीं मिलता है तो पूजा जी आपके बात पे हम लोग आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से दूर दूर से चीजें वस्तुएं मंगा के खा सकते हो। वह एक ध्यान रखना होता है कि वह देश एक जलवायु का होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि भारत में एक जलवायु होती है, ठंडी गर्मी 6 ऋतुएं होती हैं। तो जहाँ जहाँ 6 ऋतु होती है वहाँ वहाँ का आप अनाज वस्तु मंगा के खा सकते हो। परंतु 100% जो लाभ करता है वह 25 किलोमीटर रेंज वाला लाभ करता है। और उसके बाद जो है उसमें जो स्वास्थ्य का जो प्रतिशत होता है वो कम होने लगता है। जितना आप दूर का माल खाओगे ना उतना स्वास्थ्य खराब होता जाता है। जैसे इंडिया के जितने लोग विदेश में गए हैं ना, ध्यान दीजिएगा, इंडिया के जितने लोग विदेश गए हैं देखना वो बहुत जल्दी बीमारियां से ग्रसित हो जाते हैं। क्योंकि उनके उस जलवायु में पैदा ही नहीं हुए हैं। ठीक है, उनको उसके लिए 20 साल से 25 साल रहना पड़ेगा। जो 20 से 25 साल रह करके अडॉप्ट कर लिया अपने आप को, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। या 10 साल भी जिसने अडॉप्ट कर लिया अपने आप को ना, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से लोगों को हो रही है और होती है। बहुत से लोग ऐसे मर गए, विदेशों में जाकर के रहने लगे तो इस तरह से मर जाते हैं। हाँ, केले पे जितने दिन रहे वो केले के पत्ते पे ही हम लोग खाए। हम्म हम्म, बोलिए बोलिए। हम्म, देखिए एक नियम है इसका। जब शुरुआती दौर में जब आता है ना तो 1 आध साल तक जो है जो उसके यहाँ उपयोग होता है ना, 1 आध साल तक जो जहाँ से जिस जलवायु से आया है उन पदार्थों का वो सेवन करे। ठीक है, तुरंत अगर आप वहाँ की चीज का सेवन करोगे तो दिक्कत होगा आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आप उत्तरी भारत से हो और साउथ में चले गए। ठीक है, तो आपको साउथ में कुछ दिनों तक उत्तर भारत का तेल खाना चाहिए। उत्तर भारत में सरसों का तेल खाते हैं, साउथ में नारियल का तेल खाते हैं। तो नारियल का तेल आप डायरेक्ट शुरू कर दोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, आपको कुछ दिनों तक सरसों का तेल खाना पड़ेगा साउथ में भी रहकर। जब वहां की जलवायु आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर काम करने लग जाए, उसके बाद आप जो है वहां पे रह रहे हो। अगर राजस्थान में आप रह रहे हो तो राजस्थान के जलवायु के अकॉर्डिंग
जो चीज़ अब वहाँ मिल रही है 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे, वह चीज़ खाना शुरू कर दीजिए। महात्मा गांधी ने जो है भारत के हर राज्य में अपना आश्रम बनाए थे। ठीक है, कोई कहीं भी जाते थे उनको वहाँ के लोगों से जमीन मांगते थे, लोग जमीन दे देते थे उनको। जैसे वर्धा में दे दिया गया था, फिर साबरमती में दे दिया गया था उनको, और बहुत भारत के बहुत हिस्सों में उनको जहाँ जहाँ जाते थे, यात्रा करते थे, उनको लोग दे देते थे। तो उनका एक सबसे, देखिए उनकी व्यक्तिगत जीवन से हमें नहीं मतलब है, उनकी एक बात सबसे अच्छी लगी जो हमें अपनानी चाहिए। उन्होंने ये काम किया कि जो लोकल वहाँ की चीज़ थी उसको उन्होंने बड़ा प्रश्रय दिया। लोकल चीज प्रश्रय देने से राष्ट्रीयता जागती है, राष्ट्र बचता है। अब जैसे कि हम लोग, क्या होता है कि हम लोग कहीं गांव में भी जाते हैं ना, तो आरओ का बोतल लेके जाते हैं। ठीक है, नहीं, जहां पे जो चीज वहां का पानी है ना, तो उसी वहीं का पानी पियो। जहां जाते हो आप उसका पानी पीना शुरू कर दो आप। ठीक है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी चीजें एडॉप्ट होने के लिए ना, पहले आपको थोड़ा कुछ दिन तक ये काम करना पड़ता है। तेल का चेंजेस करो, तेल का, पानी का तो आपको, और दूसरा चीज उसके साथ साथ एक और करना चीज मत भूलिए, क्या? प्राणायाम। ठीक है, कहीं भी नए स्थल पे जाते हो ना आप, ध्यान रखना कि एक काम कर लेना कि आप प्राणायाम जरूर कर लो वहां जाओ तो। ठीक है, नाड़ी शोधन यदि वहां पे कर लेते हो तो बहुत जल्दी जो है वहां की एटमॉस्फेयर को आप एडॉप्ट कर लोगे। इस बात को नोट कर लीजिएगा। आप नई जगह पे कहीं भी जाओ, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लो, देखना उस जलवायु को जितना जल्दी आप एडॉप्ट कर पाओगे ना, उतना जल्दी कहीं की नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस बात को समझे आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जो है कहीं भी जाओ, कहीं बीमार नहीं पड़ोगे यदि आप लोग कहीं जाते हो। एक तरीका है, सारी बातें नोट कर लीजिएगा, वहां पे नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लो, आप नहीं बीमार पड़ोगे। और कहीं जाते हो तो आरओ का पानी मत पियो, जो वहां का मूल स्रोत है ना उसको पीना शुरू करो आप, नहीं कुछ होगा आपको। भारत में क्या होता था, कुएं क्यों बनाए जाते थे? हैं? भारत में कुएं क्यों बनाए जाते? तो कुएं इसलिए बनाए जाते थे कि यदि कोई राहगीर किसी रास्ते से गुजरे तो उसको प्यास लगे तो पानी पी ले। तो दूसरा चीज, हवा और पानी से सबसे पहले कनेक्ट किया जाता था कि कोई दूर से आ रहा है तो हवा और पानी से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो हवा पानी में क्या करना चाहिए कि वहाँ की जलवायु में जो नेचुरल पानी आ रहा है उसको पीना शुरू करिए। मैं क्या बताया पहला, कि पहला हवा, हवा के लिए प्राणायाम करो, दूसरा पानी, वहाँ की मूल पानी को आप लोग लेते रहो, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उसको नोट कर लीजिए, गुड़। किसी भी जलवायु को एडॉप्ट करने के लिए गुड़ अपने साथ रखा करो। ठीक है, कहीं भी जाते हो, इंडिया के किसी भी कोने में जाते हो आप ना, चाहे विदेश की भी यात्रा करते हो, गुड़ अपने साथ रखो। ठीक है, अरे कहीं भारत के लोगों के पास, इससे पहले आप फ्लोराइड का पता लगा रहे हो, इससे पहले जो पहले के लोग थे उनको कभी नहीं पता था कि पानी में फ्लोराइड ज्यादा है, पानी पीते थे। ठीक है, मैं अभी अमरकंटक गया था, मैं वहां पे 2-3 दिन रहा और 3 दिन में सोन नदी का पानी पिया, और पानी भर करके वहां जाता था, ऑटो करके 50 रुपया लेता, 100 रुपया लेता था, और 100 रुपये दे करके उसको बोतल पानी भर के 5 बोतल लाता था मैं, और उसी पानी को मैंने पिया। मैंने वहां नल का पानी था, आरओ का पानी था, कहीं पानी नहीं खरीदे, और हमें बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और उस जैसा पानी तो अमृत कोई था ही नहीं। नर्मदा का पानी पिया हमने, जहां से स्रोत से निकल रहा है। और दूसरा तीसरा मैंने बताया, गुड़ रखो, गुड़ बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे जितने पूर्वज थे ना, कहीं जाते थे तो उनके बटुए में, उनके गमछी में जो है ना, गुड़ बंधा रहता था।
भारत की बहुत बड़ी परंपरा रही है, कहीं भी चले जाओ भारत के कोने में, भारत का हर व्यक्ति गुड़ लेके चलता था यात्रा में। क्यों? हाँ, कोई आता है तो पानी गुड़ क्यों दिया जाता है? क्योंकि पानी और गुड़ जो है हमारी हमारे शरीर को बहुत जल्दी जो है एडॉप्ट कर लेता है, और जितने भी वहाँ के जीवाणु होते हैं वो गुड़ से और जल से समाप्त होते हैं। धूल कण बीमारियां पैदा करते हैं, तो धूल कण जो है गुड़ खाने से वो नीचे चले जाते हैं, मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो भारत में है नहीं, प्याज तो गर्मी के लिए रखते हैं, ठीक है, प्याज गर्मी उत्पन्न हो इसके लिए रखते हैं। परंतु गुड़ और चना भोजन में अगर बहुत ज़्यादा कहीं बहुत बिरले स्थान पर जंगल में पहुंच गए हो, कुछ नहीं खाने के लिए है, तो गुड़ चना खा लो, आप वहाँ जी लोगे, ठीक है। तो जो वर्ल्ड जो देखते हो ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो दिखाता है, वो क्या नाम है उसका, वर्ल्ड वाइड दिखाता है ना वो, तो उससे, हाँ, तो उससे अच्छा है कि भारत के जो लोग जितना वर्ल्ड वाइड जंगलों में जितना एडवेंचर करते थे उतना कोई भी देश के लोग नहीं करते थे। भारत के लोग एक साथ जो है पैदल यात्रा करते थे। अभी हमारे दादा वादा थे तो बताते थे कि उनको पिताजी ढाका से और पाकिस्तान से पैदल आए थे, बता रहे थे। हमारे दादा वादा थे वो बोल रहे थे कि ढाका से पैदल आए थे, वो पाकिस्तान से पैदल आए थे, हमारे नाना पाकिस्तान से पैदल आए थे। समझ रहे हैं? तो क्यों उनके साथ कुछ नहीं होता था? क्या होता था? गुड़ होता था, चना होता। तो आप लोग भी ना अपने, मोदी जी पता है, मोदी जी के बारे में पता है आप लोगों को? मोदी जी विदेश में गुड़ लेके जाते हैं, ठीक है, यात्रा में जाते हैं तो गुड़ लेके जाते हैं। आप लोग क्या लेके जाओगे? रसगुल्ला लेके जाते हो, तो गुलाब जामुन लेके जाते हो, तो मीठा ले, मैं भी गुड़ लेके यात्रा करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो गुड़ रखता हूँ, क्योंकि बड़ा फायदेमंद है। मैंने देखा है, जो मैंने आयुर्वेद में जाना इसको, तो मैंने कहा कि वास्तव में गुड़ बड़ा इफेक्टिव है।